खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:36 हुआ चाहते हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आपके साथ आसिफ रशीद लेकर प्रोग्राम सलाम जी के आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाते हैं। ख़बरें होंगी, तज्ज़िया और तबसरा होगा और कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिन जिन इलाकों की ख़बरें हैं अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और आज दिन भर जो डेवलपमेंट्स होनी हैं पॉलिटिकली या सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल ख़बरें हैं या चीज़ें हैं वो आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचे। एक स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत होगी और इख्ताम इस प्रोग्राम का 9:55-56 के आसपास आपके कॉलिंग वाले सेगमेंट के साथ। और आज कोशिश फिर से रहेगी कि जल्दी से आप जैसे ही कॉल करें आपकी कॉल साथ साथ अटेंड की जा सके, आपकी बात सुने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौका आपको भी मिले। 9:40 के बाद ये सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन तब तक जिन मौज़ूआत से हमें गुजरना है चंद एक बातें आपके सामने रखें। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान 4 बैक टू बैक हमले, शहरी हलाकतों की तादाद 1 दर्जन के करीब। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन हमलों में शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। इस ताल्लुक से बात करेंगे थोड़ी देर में। डिटेल्स और अपडेट के साथ आपके सामने मुकम्मल खबर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस के मुतल्लिक वजारत दाखिला या भारत सरकार की जानिब से एक अहम तरीन फैसला लिया गया है। वो क्या है, थोड़ी देर में वो आप तक पहुंचेगा। सरकार का एक जवाब इस ताल्लुक से आया है। श्रीनगर के अंदर आज एक पार्टी की जानिब से एहतजाज हो रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला, बैक टू बैक डेलीब्रेशंस या मसरूफियात पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा रही हैं। इस ताल्लुक से बात आज के प्रोग्राम में होगी। मरकज़ी वज़ीर का जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ कैसे काम किया जाएगा या सरकार की नीयत क्या है, क्या सोचा जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ चंद एक मामलात पर वाज़ेह है और कुछ मामलात पर हुकूमत को ताउन देने की बात। इस ताल्लुक से एक बड़ा बयान आप तक पहुंचेगा। बात कांग्रेस की भी, जिसने जो कमेटी 1 महीना कबल बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर सीटों पर शिकस्त क्यों खा गई, इस पर रिपोर्ट सामने आने वाली है। और बात बिजली के हवाले से भी होगी, क्योंकि नया शेड्यूल जारी हुआ है, किन इलाकों के अंदर बिजली कटेगी और अगले एक हफ्ते के दौरान जो चेंजेस होंगी वो आपके सामने रखेंगे। बात विकलांग लोगों की भी होगी, उन लोगों की जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं, जिनके लिए सरकार ने पिछले साल एक अनाउंसमेंट की थी लेकिन वादा अब तक वफा नहीं हुआ। इस ताल्लुक से बात आज के प्रोग्राम में होगी। और भारत को नया चीफ जस्टिस मिल गया है, नाम और डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने वो भी रहेंगी। और आप सबको आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ खबरें इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचेंगी। और जिन शहरियों ने कल के प्रोग्राम में शिकायत की थी कि सरकार को चाहिए कि ग्रीवेंस रिड्रेसल या सेल एक कायम किया जाए जहां पर सरकार के साथ या उनके अफसरान के साथ बराह रास्त रब्ता कायम किया जा सके, तो सरकार ने एक फैसला श्रीनगर के अंदर लिया है। जम्मू के अंदर भी जल्द फैसला मुतवक्के है। इस ताल्लुक से बात करेंगे और चंद बैनुल-अक़वामी खबरें भी आप तक पहुंचेंगी। आज के इस प्रोग्राम में एक एक करके इन सारे टॉपिक्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल सेगमेंट। आज जुमे का दिन है, अक्टूबर की 25वीं तारीख, साल 2024। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, चंद अहम तरीन वाक़यात मेरे साथी ज़हूर आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज जुम्मतुल मुबारक है, अक्टूबर महीने की 25 तारीख है, साल 2024। लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1924 में अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल जेल भेजा, ये आज के दिन हुआ था। और 1951 में आज़ादी से चंद बरस बाद हिंदुस्तान के पहले आम इंतखाबात का आगाज़ हुआ। जनरल इलेक्शंस का आगाज़ जो है वो आज के दिन से शुरू हुआ था। और 1971 में हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की कौमी कमेटी का क़याम अमल में आया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 2009 में आज के दिन बगदाद में 2 खुदकश बम धमाकों में तकरीबन 155 अफराद हलाक हुए थे। बड़ा हमला ये हुआ था जिसमें कई लोग हलाक और कई लोग बेघर हुए थे। 1960 में आज के दिन न्यूयॉर्क में पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी मार्केट में आई, वजूद में आई। और 1962 में युगांडा अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, ये भी आज के दिन हुआ था। 1962 में नस्ल परस्ती की पॉलिसी के मुखालिफ नेल्सन मंडेला को जनूबी अफ्रीका में 5 बरस की सजा हुई। 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए आज के दिन वोटिंग हुई थी जनरल असेंबली में। और 25 अक्टूबर 2001 में आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP रिलीज किया था। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 2004 में क्यूबा की सदर फेडल कास्ट्रो ने अमेरिकी डॉलर में लेन देन पर पाबंदी लगा दी।
मुकम्मल बाइकाट हुआ था अमेरिकी डॉलर का। और 1940 में बेंजामिन ओडियोस अमेरिकी अफवाज के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जनरल बने। 1870 में अमेरिका में पहली मर्तबा पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। पोस्ट कार्ड की शुरुआत अमेरिका में आज के दिन से हुई थी 25 अक्टूबर 1870 में। ये चंद अहम वाक़ात थे माजी के हवाले से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के, जो हमने एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अब सीधा बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और जिस तरह से आसिफ ने आगाज़ में ही बताया कि कश्मीर में पेदर पे हमलों का सिलसिला जारी है और ताज़ा हमला गुलमर्ग में पेश आया, जहां पे हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बूटा पथरी टंगमर्ग इलाके में बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार और 2 सिविल पोर्टर इस हमले में हलाक हुए हैं, जबकि कई फौजी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में मिलिटेंटों ने एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद अब 4 तक हो गई है। 2 इसमें जो सिविल पोर्टर है वो भी शामिल है और 2 फौजी एहलकार भी है। यह हमला बताया जा रहा है, ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी है। बूटा पथरी का इलाका नगी डोक इलाके में हुआ, जहां बताया जा रहा है कि 18 राष्ट्रीय राइफल्स 18 RR जो है उसको निशाना बनाया गया। और ये बोटा पथरी की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, आपसे चंद मिनट पहले की डेफर्ड विजुअल्स। वसी जंगलात दाएं बाएं और चारों अतराफ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी दायरा बढ़ाया है। ऑपरेशन को मजीद एक्सटेंड किया गया है और ये दूसरा दिन ऑपरेशन का है, क्योंकि ऑपरेशन कल शाम शुरू हुआ था। बूटा पथरी के इन जंगलात में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की इजाफी टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। इस इलाके के अंदर जो एम्बुश लगाकर या घात लगाकर जो हमला हुआ, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस और फौज की जानिब से की गई, 4 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिनमें 2 फौजी एहलकार हैं। इसके अलावा 2 आम शहरी हैं जो बतौर पोर्टर काम कर रहे थे, जिनकी जान चली गई है। 3 अफराद जो जख्मी हैं, इनमें भी एक पोर्टर शामिल है, वो भी लोकल है। और 2 इसके अलावा फौजी एहलकार श्रीनगर के बादामी बाग 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त ये तीनों जख्मी शहरी, इंक्लूडिंग 2 जो आर्मी के जवान हैं, इनका इलाज इस वक्त जारी है। 2 पोर्टर्स जिनकी मौत हुई है, इनकी शनाख्त भी मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई है और जहूर अहमद, दोनों बुनियार बारामुल्ला के रहने वाले हैं। और जो इनिशियल डिटेल्स पहुंची थी, जिसमें 6 शहरियों की जख्मी होने की तफसीलात थी, उस वक्त कहा गया था कि एक पोर्टर इस हमले में मारा गया है। कुछ तस्वीरें पुरानी, ये ऑपरेशन की पुरानी तस्वीरें, और जो पहली तस्वीर आपने देखी वो आपसे कुछ मिनट पहले की है। पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी, नौशहरा से इसका ताल्लुक है, इसकी जान चली गई है। दूसरा पोर्टर मंजूर अहमद मीर, ये बरनाट बोनियार का रहने वाला है, इसकी भी जान चली गई है। और तीसरा पोर्टर बशारत अली, ये शदीद तौर जख्मी हुआ, इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस पूरे हफ्ते को आप देखेंगे तो वादी कश्मीर में, वस्ती इलाकों में, जनूबी कश्मीर के अंदर और अब शुमाली कश्मीर, यानी तीनों बेल्ट्स को मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के स्टेटमेंट्स को या बयानात को, फौज और पुलिस के दोनों को अगर आप कंक्लूड करके देखें, एक पहला हमला 19 तारीख को जब एक बॉडी मिली, बाद में कहा गया कि यह भी एक मिलिटेंट अटैक था। बॉडी शोपियां के एक इलाके से जैनपुरा के एक बागात से मिलती है और बाद में पता चला कि ये शहरी बाहर से यहाँ काम करने आया था। एक हमला वो हुआ। उसके बाद पीर का दिन, इस हफ्ते की शुरुआत बदतरीन दिन से, बदतरीन लम्हात से, वस्ती कश्मीर के गगनगीर के अंदर एक निजी कंपनी के मुलाजमीन पर हमला हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर के भी शहरी मारे गए और मध्य प्रदेश, पंजाब व बिहार के शहरी भी अपनी जान गंवा बैठे। गगनगीर के अंदर होने वाले इस हमले में 7 शहरियों की मौत हुई थी, जिसमें एक बडगाम का डॉक्टर, जम्मू का शशि अब्रोल जो टेक्निकल इंजीनियर था, और कुछ मजदूर जो के थे। जबकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें एक मकामी ड्राइवर और से 1-2 जो मजदूर थे जो इस इलाके के अंदर काम कर रहे थे, उनकी मौत हुई। 7 शहरी वो, और उससे पहले एक बॉडी मिलती है जिसकी पुलिस ने तस्दीक की थी कि यह भी मिलिटेंट हमला है। हो गए 8। कल दिन को आप देखेंगे तो सुबह सुबह इसी प्रोग्राम में हमने आपको खबर बताई थी जनूबी कश्मीर के बटपुरा त्राल के अंदर, जहां एक शहरी जख्मी हुआ, गोली लगी और कहा गया कि एक नाई की दुकान चलाने वाला एक शख्स जिस पर गोली चलाई गई और बाद में कंफर्मेशन हुई कि ये भी मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया। और उसके बाद पूरे दिन यहाँ ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शहरी बच गया, हाथ में गोली लगने से जख्मी हुआ, बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, फिलहाल स्टेबल है। ये तीसरी वारदात थी इस हफ्ते के दौरान। 19 अक्टूबर के बाद शाम होते होते चौथी
वारदात, ये जो अफसोसनाक वाकया था बूटा पथरी के इन जंगलात में पेश आया, जब कहा गया कि घात लगाकर हमला हुआ। इशफाक डार के पास हम चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद तफसीलात लेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस हमले के फौरन बाद मुज़म्मती बयानात का या सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बैक टू बैक इस पर मुज़म्मती बयानात आए। और इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जब ये ऑपरेशन चल रहा है तो तब भी उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान से, जिनमें टॉप के आर्मी ऑफिशल्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और ये भी कहा है कि ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि ऑपरेशन इंटेंसिफाई होने के साथ साथ हमलावरों को तलाश करके, मिलिटेंट्स को तलाश करके इस इलाके के अंदर मार गिराया जाए। एक्स पर भी एक पोस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से आया जिसमें यह तस्दीक की गई कि उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बात की है। जिस इलाके के अंदर, जो बूटा पथरी का इलाका है, इस इलाके के अंदर मौसर तरीके से जवाब मिलिटेंट्स को दिया जा सके ताकि जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, जिनने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, उनका खून ज़ाया ना हो। ये इस ट्वीट के जरिए पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बात की गई। फौरी और मौसर कार्रवाई का उनने हुक्म आर्मी ऑफिशियल्स को दिया है और इसके बाद पुलिस के भी भरपूर मदद और ताउन इस इलाके के अंदर ऑपरेशन में हासिल किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि बूटा पथरी के इलाके के अंदर नॉर्थ कश्मीर में यह हमला हुआ है, उन तक इतलात पहुंची हैं और उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उमर अब्दुल्ला की इस पोस्ट के मुताबिक कैजुअल्टीज हुई हैं, कुछ इंजरीज हैं और आहिस्ता एक एक करके बाद में तस्वीर भी साफ हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली वादी के अंदर गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान होने वाले हमलों पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके से शहरियों को निशाना बनाना ये बाइसे तशवीश है। अफसोस और दुख का इजहार किया, मजम्मत की हमले की और जो लोग इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं या जिन लोगों की अमवात हुई हैं उनके अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया। पीडीपी सदर और पहली खातून वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी दुख प्रकट किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। इन्होंने भी एक पोस्ट किया और शहरियों के हालातों पर, जिसमें एक पोर्टर और फौजी जवानों की भी जान चली गई, इस हमले की उन्होंने मजम्मत की है। इशफाक डार के पास इससे पहले हम चले, कुछ रिएक्शंस आए हैं बीजेपी की जानिब से, कुछ बयानात आए हमले की मजम्मत नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, साबिक नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता की जानिब से की गई और इसके अलावा दीगर कुछ लीडरान ने भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि सरहद पार से जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने की या अमन कानून की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। पिछले एक हफ्ते में इस प्रकार की जो 3 घटनाओं का होना, तो स्वाभाविक बात है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में बनी है और उसके बाद पाकिस्तान फिर से कायरता का परिचय दे रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बीच बीच में इस प्रकार से सिर आता है तो दहशत होना स्वाभाविक बात है। तो हालांकि जिस जंगल से या वो गुजर रहे होंगे उनको सारा घेरा है और ऑपरेशन स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि जल्द उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन अपने जवानों की शहादत का दुख होना स्वाभाविक बात है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जीरो टॉलरेंस की जो नीति आतंकवाद के प्रति, उसके कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था काफ़ी हद तक बनी थी। लेकिन फिर से जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं थोड़ी चिंता रहती है। लेकिन हमें विश्वास है अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द मार दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पथरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते। तो कई शख्सियात की जानिब से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। इशफाक डार के पास चलते हैं, बूटा पथरी से बराह रास्त हमारे साथ हैं। इशफाक, ज़रा बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से
और रात तक कई तरह के बयानात आए और कहा गया कि एक सयाहती मकाम के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, करीबी हिस्सा है, जिससे पैनिक भी कुछ हद तक क्रिएट हुआ। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशंस आई कि सयाहत पर किसी किस्म के मनफी असरात नहीं होंगे, गुलमर्ग के आसपास कोई ऐसा ये इलाका नहीं है। मगर असल में जो तफसीलात हैं, ग्राउंड पर क्या हुआ और कौन सा एग्जैक्टली जोग्राफिया के एतबार से भी इस इलाके की अहमियत क्या है, ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को एग्जैक्टली जिस लोकेशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से हम बात करेंगे गुलमर्ग के इस इलाके की, जिस तरह से कल जुमेरात की शाम को यहाँ पर बूटा पथरी के नागिन इलाके में यहाँ पर जो है जो फौजी दस्ते थे वो यहाँ पर तैनात थे और उनकी कार्रवाई पे हमला घात लगाकर हमला किया गया है। उसमें इब्तिदाई रिपोर्ट उस वक्त यही थी कि उसमें 4 लोग जो है वो जख्मी हुए। उन जख्मियों में जो है उनकी तादाद फिर आ गई 6 तक आ गई है, जिसमें 2 मकामी पोर्टर्स और 2 जो फौज के जवान है वो घायल हुए थे। और बाद में ये बताया गया कि उनकी दौरान इलाज के जो है चल रहा था, उसकी दौरान उनकी मौत वाक़ हुई है। लेकिन अभी इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे पास यही है कि वो जो लोकल जो है बोनियार के रहने वाले थे, 2 लोकल पोर्टर्स और 2 फौजी जवान थे, वो इसमें जो है मारे गए हैं। और फिलहाल हम ये आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यही वो इलाका है जो घने जंगलात वाला इलाका है, जो गुलमर्ग से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये वो एरिया है जहां से बूटा पथरी एंट्री होती है। और इसी एंट्री से जो है आगे जाके आपको नागिन 1 और नागिन 2 जो हमारे जो जी बूटा की ओर जो है एंट्री होती है। और वहीं पर कल शाम देर गई ये यहाँ पर बंदूकबरदारों की तरफ से जो है यहाँ पर घात लगाकर इस फौजी गाड़ी पे हमला किया। अगर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो काला किया गया। और अभी सुबह की जो डिटेल्स हमारे पास है, यहाँ पर दोबारा से इस ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है। और इस वक्त यहाँ पर मजीद जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर फौज के जो चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे वो फौज हो, उनकी नफरी यहाँ पर बुलाई गई है। और इस ऑपरेशन को इस एरिया में पूरी तरह से यहाँ पर मजीद वसी कर दिया गया। अभी भी इस पूरे घने जंगल में अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस पार की अगर बात करेंगे ये यहाँ पर करीबन जी में है। और इस पार अगर ये गुलमर्ग है, लेकिन अगर हम जोग्राफी एतबार से इसको देखें, ये पूरा जो एरिया है ये बूटा पथरी एरिया ये जिला बारामूला में आता है, और जिसे हम नागिन 1, नागिन 2 और नागिन 3 के नाम से जानते हैं। और इसी में आज सुबह से दोबारा से फौज ने यहाँ पर जो कल हमला किया है उन मिलिटेंट की तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। और बड़े पैमाने पे यहाँ इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इशफाक, ये भी बताइएगा, ये जब हमला हुआ है अटैकर्स किस तरफ से आए हैं? ये जो कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़दीक है, नज़दीकी इलाका है, वाकई में एलओसी वाला बेल्ट है? और जब ये काफिला वापस जा रहा था तो क्या ये कोई मामूल के मुताबिक कोई पेट्रोलिंग थी, सरहदी बेल्ट से कोई वापसी थी, कोई ऑपरेशन चल रहा था, हो क्या रहा था एक्चुअली जब ये अटैक किया गया? देखिए आसिफ जी, जिस तरह से हम इस एरिया की बात करेंगे, बूटा पथरी वाले एरिया में पहला जो एरिया है ये पूरी फौजी छावनी है, जहाँ से एंट्री बूटा पथरी की तरफ होती है। और अगर उस पहाड़ी की हम बात करेंगे, जो इसके पीछे पहाड़ी है, वहां से भी इस पूरे में एलओसी के साइड में जो यहाँ पर फौज जो है वो यहाँ पर तैनात है। और जिस तरह से कल ये कहा गया है, जो खबरें बाहर आ रही है कि कोई कार्रवाई जो है वो यहाँ से जो है बूटा पथरी के अंदर से नागिन से गुजर रही थी, तो उसी बीच में यहाँ पर क्योंकि अंधेरा भी था तो वहां पर ये हमला हुआ है, उसमें ये जवान जो है पहले घायल हुए हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो अगर हम बात करेंगे, ये पूरा इलाका जो है अभी यहाँ पर इसमें जो है ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है और मजीद उन मिलिटेंट्स की तलाश जो है जारी है। लेकिन ये भी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम सयाहती एतबार से इसको देखें, सयाहती मुकाम गुलमर्ग से ये मैंने पहले भी कहा कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है और सयाहत पर कोई किसी तरह का मनफी असर इस पे नहीं पड़ सकता है। सयाहती सीजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 4 हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई है, और जिसके बाद आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है तलाश ऑपरेशन वो बड़े पैमाने पर जारी है। तो क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है कि कौन ये हमलावर थे, और क्या उनका कोई सुराग मिल पाया है? देखिए ज़रूर, जिस तरह से हम इस इलाके की बात करेंगे ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर एक तरफ एलओसी की बात करेंगे और ये घने जंगलात वाले इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर उस पार से भी ये जो है दरअंदाजी करने की शायद कोशिश की गई है। उसी को लेकर के ये जो है ये कोशिश जब यहाँ पर की गई थी उसी में ये हमला हुआ है। और यहाँ पर इसमें अभी इस एरिया को जो है मजीद कॉल ऑफ किया गया है। अभी इब्तिदाई रिपोर्ट यही है कि यहाँ पर ऑपरेशन को मजीद वसी किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पर इस वक्त जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
रहा है। फिलहाल हमारे पास यही डिटेल्स है। मजीद इस एरिया को पूरा खंगालने के बाद अपने जो व्यूअर्स है उन तक मजीद डिटेल जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किसी भी किस्म से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है सयाहों को ख़ास तौर से। और रात से एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश चंद अफराद की जानिब से हुई है, उसमें भी पुलिस की जानिब से कंफर्म किया गया था रात को ही कि गुलमर्ग के करीब ये इलाका नहीं है, 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस एरिया में जो कहा जा रहा था कि गुलमर्ग रिजॉर्ट के आसपास जो सयाह हैं उनको पीछे हटाया गया है, इस तरह की खबरों की कोई तस्दीक पुलिस की जानिब से नहीं की गई, लेकिन इन खबरों को महज अफवाह करार दिया गया। बहरहाल ऑपरेशन इस वक्त दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। थोड़ी देर में मजीद तफसीलात आएंगी तो आप इस हवाले से अपडेट रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जब अथॉरिटीज़ की हो रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा पुलिस की बात हो रही है, फौज की बात हो रही है, सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम तरीन फैसला। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बड़ा फैसला मरकज़ का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जीके में आपका इस्तकबाल। 9 बज चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का टेलीविजन स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर पुलिस की करेंगे क्योंकि एक अहम तरीन फैसला जिसकी तफसीलात सामने आई हैं और मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बजट है वो मरकजी ग्रांट्स में मुंतकिल करने का फैसला हुआ है और इसकी तस्दीक खुद एक जवाब के जरिए हुई है। आरटीआई में वजारत दाखिला की जानिब से एक आरटीआई के जरिए वजारत से पूछा गया था और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक क्या पुलिस को भी डील करने की कोशिश है, इस हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं, इकदाम हो रहा है। तो भारत सरकार ने इसमें इंकिशाफ किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अलहदा बजट की दफात की जो तजवीज़ है जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के मुताबिक है और हक़ इत्तलात कानून 2019 के तहत एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जवाब तलाशने की कोशिश हुई थी जिसमें वजारत की जानिब से अब भारत सरकार का जो मौक़िफ़ है जम्मू कश्मीर पुलिस के ताल्लुक से सामने आया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इशफाक, जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट मरकजी ग्रांट्स में मुंतकिल करने का क्या मतलब है और अगराज़ व मकासिद क्या कि मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो पुलिस अथॉरिटीज़ का वजारत दाखिला के पास जैसे है और सारा जो फाइनेंशियल सेटअप भी है वो दिल्ली से ही सारी चीज़ें इस वक्त फाइनलाइज करने की कोशिशें हुई हैं, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई है। मुकम्मल तफसीलात इस ताल्लुक से क्या है जो जवाब मरकज़ का आया है? देखिए, हक़ इत्तलात कानून 2019 हक़ इत्तलात कानून के तहत जो है वो एक दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त में ये तमाम डिटेल जो है वो मांगी गई थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
और सेक्शन 32 जो है उसका जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसके तहत जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये इख्तियारात हासिल है कि वो तमाम तर मामलात पर कानून साजी और दीगर मामलात को तय कर सकते हैं, लेकिन 2-3 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर उनके पास इख्तियार नहीं है। एक पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों सब्जेक्ट जो है ये प्रीव्यू करते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये पहला मौका था जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान लास्ट बजट में किया था, निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने कहा था कि बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाद ये पहली मर्तबा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस एलोकेशन जो होगी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, वो अब मरकज के बजट के साथ की जाएगी। जुलाई 2024 में ये अनाउंसमेंट हो गई थी, जिसके बाद ये साफ कर दिया गया कि जो भी बजटिंग जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी वो बराह रास्त मरकज से की जाएगी, क्योंकि हमारी रियासत का दर्जा है नहीं अभी, यूनियन टेरिटरी का मामला है, और यूनियन टेरिटरी में अक्सर ये तमाम चीजें जो है वो मरकजी हुकूमत के पास रहती है, मरकजी वजारत दाखिला के पास अमन कानून के तमाम मामला रहते हैं। चाहे दिल्ली पुलिस जैसे सूरत हाल को जब आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काम करते हैं, वहां पर भी वजीर आला साहिबा काम करती है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो बराह रास्त मरकज के ताबिया काम करती है। यहाँ पर वहां पर भी जो बजटिंग का सारा प्रोसेस है वो दिल्ली से होकर आता है, यूनियन बजट के साथ आता है, और यही बात यहाँ मरकजी वजारत दाखिला ने जब सामने रखी और ये साफ कर दिया है कि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए तमाम तर अखराजात जो होंगे, जो तकरीबन 11-12% का बजट जम्मू कश्मीर का 11-12% का बजट जम्मू कश्मीर पुलिस पर जाता था, वो अब मरकज से आएगा, और रियासत असेंबली जो है वो दीगर मामलात पर अपनी बात रख सकती है, अपनी बजटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है। तो ये तय पहले ही किया गया था लास्ट ईयर जब बजट सामने आया था, और अब की बार हक की इत्तलात कानून ने इस बात की दोबारा वजाहत कर दी कि अब जब नवंबर में सेशन शुरू होगा और उसके बाद दोबारा बजट सेशन जब जम्मू के अंदर होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो बजट पेश करेगी, उस वक्त दाखिला वजारत का बजट जो है वो बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के ताबे नहीं होगा और वो मरकज होगा। आप ये देख लीजिएगा कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रिव्यू ले रहे थे तो उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब वहां नहीं थे, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन जब आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत देखेंगे तो ये सारा प्रीव्यू जो है वो एलजी साहब का है, और यही वजह है कि रिव्यू भी एलजी साहब ने अब खुद लिया था। यानी आसान लफ्जों में ये कि 4 नवंबर के बाद जब एक प्लान तरतीब दिया जाएगा असेंबली सेशन में, कल को बजट पेश होगा, सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स के लिए या इदारों के लिए जो रकूमात मुख्तस की जाएंगी, पुलिस को उसमें छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर जो है ये मरकज के ताबिया है, इसलिए ये बजटिंग का सिलसिला लास्ट ईयर से ही जो ये अभी हमारा बजट चल रहा है इसमें ये मरकज के पास है, और आइंदा भी फिलहाल ये तब तक मरकज के पास रहेगा जब तक डिलिस्ट होकर वापस स्टेट को न दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है और बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस का जो बजट है वो मरकजी सरकार ही पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात दरबार मूव के हवाले से करते हैं, क्योंकि दरबार मूव के हवाले से जो मांग है वो जोर पकड़ती जा रही है, और इस हवाले से जो सरकार ने ये वादा भी किया था कि हम दरबार मूव के हवाले से दरबार मूव की रिवायत जो है वो बहाल करेंगे, लेकिन अब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, और इस हवाले से आज सियासत भी अब इस पर तेज हो गई है। और आज मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की पार्टी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है वो इस हवाले से आज जुलूस निकालेंगे, और ख़बर यह है कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद खुद इस जुलूस की क़यादत करेंगे, और ये जुलूस नुमाइश चौक से सिविल सेक्रेटरीट जो है वहाँ तक निकलेगा, और कहीं ना कहीं जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उस पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि दरबार मूव की जो रिवायत है उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद का मानना है कि दरबार मूव की बहाली इस वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि जो दोनों रीजनों में जो भाईचारा है वो उसको मज़ीद बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ जो दरबार मूव ना होने की वजह से जम्मू के लोगों को या जम्मू के जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उसकी भी भरपाई हो जाएगी, और साथ ही साथ दोनों खितों में जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। और इस वाले से आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की सरबराही में एक जुलूस भी निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में हो सकता है कि सरकार इस ताल्लुक से कोई फैसला जल्दी ले। पिछले दिनों इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि काबीना का अगला इजलास होगा, 17 तारीख को हो चुका है, तो अगले इजलास में तवक्को है कि एक राशन के हवाले से
और दूसरा दरबार मूव के हवाले से 2 फैसलों पर तफसीली तबादला ख्याल हो सकता है। लेकिन उससे पहले इस मामले पर सियासत होना शुरू हुई है। एक पेज पर तमाम पार्टियां अभी तक जो हम देख रहे थे नजर आ रही हैं, जिसमें पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी के अंदर से भी कई आवाजें उठी जो इस रिवायत को बरकरार रखना या बहाल करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद जो बताते हैं कि आज हम याद दिलाएंगे वज़ीर आला को कि आपने 8 अक्टूबर से पहले जो वादा किया था उसमें एक वादा दरबार मूव की रिवायत को बहाल करने का भी था। तो ये एहतिजाज जो पार्टी की जानिब से बयान जारी किया गया है, पार्टी तर्जुमान के मुताबिक 9:45 से शुरू होगा। नुमाइश चौक या जिसको आप एग्जीबिशन चौक भी बोलते हैं वहां से शुरू होगा, सिविल सेक्रेटरीट के गेट पर खत्म होगा और क़यादत इसकी खुद शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद करेंगे। ये नई हुकूमत बनने के बाद पहला एहतिजाज इस तरह का होगा जिसकी तैयारी एहतिजाजी मार्च होगा। और 2019 में भी इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी से कबल हम इस तरह के एहतिजाजी मार्च देखा करते थे। ये एक सिलसिला चलता था जिस दौरान कई मरतबा उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब आगे बढ़ेंगे, बात जब सियासी मामलात की हो रही है तो ये मुलाकातों का सिलसिला जम्मू कश्मीर के मामलात को मरकज़ के साथ मिलकर हम आहंगी को यकीनी बनाकर कैसे मसाइल का हल तलाशा जाए, ये कोशिशें गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान भी हुई हैं। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की आज जम्मू कश्मीर वापसी है। दिल्ली दौरा ख़त्म हो चुका है और दूसरे दिन वज़ीर आज़म से, वज़ीर दिफ़ा से, मरकज़ी वज़ीर दाखिला से पहले और दूसरे दिन जो मुलाकातें हुई मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से, यानी जो सियासी उनकी मसरूफियात थी मुलाकातों में, वो दूसरे दिन भी जारी रही। और उमर अब्दुल्ला के करीबी ये बताते हैं कि रियासती दर्जे की करारदाद जो काबीना में पास की गई थी वो रिटर्न डॉक्यूमेंट वज़ीर आज़म को सौंप दिया गया है। खुशहाल जम्मू कश्मीर बने इसके लिए यकीन दिलाया गया कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और इसकी अक्कासी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक ट्वीट भी करता है। बैक टू बैक मुलाकात, 4 तस्वीरें आपको उमर अब्दुल्ला की दिखाएंगे जिसमें 4 अहम तरीन शख्सियात से दिल्ली में उन्होंने मुलाकातें की है मरकज़ी क़यादत के साथ। और जम्मू कश्मीर से बतौर वज़ीर आला या वज़ीर आला बनने के बाद उनकी ये पहली विजिट थी दिल्ली की, पहली मुलाकात वज़ीर आज़म से। बल्कि जो कल मुलाकात हुई जब काज़ान रूस से वापस लौटे, उससे पहली मुलाकात जिसकी दूसरी तस्वीर आपके सामने है जो परसों शाम को हुई वज़ीर दाखिला से, तीसरी मुलाकात जो कल शाम ही हुई वज़ीर दिफा से, और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। और कश्मीरी जो रिवायती कढ़ाई वाला शॉल है वो वज़ीर आज़म को और वज़ीर दिफा को उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश किया गया। कई मामलात पर गुफ्तो शनीद हुई है। प्रोजेक्ट्स जो अहम तरीन तरक्याती मनसूबे हैं जिसमें मरकज़ का ज़्यादा लेना देना है, रकूमात सर्फ की जा रही हैं सरकारी ख़जाने से, उस ताल्लुक से नितिन गडकरी के साथ बात हुई है। और हालिया दिनों में जो किलिंग्स हुई हैं उस पर वज़ीर दिफा के साथ और वज़ीर आज़म के साथ बातचीत हुई है। सियासी मामलात पर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मुकम्मल रियासत का दर्जा और फौरी से वो वादा पूरा करने का याद दिलाया गया उमर अब्दुल्ला की जानिब से। जो आप सबको याद होगा कि अप्रैल में और जून तक रैलियों में वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की जानिब से या सदन के पटल से या मुल्क के सबसे बड़ी पंचायत से किया जाता रहा है, वो याद दिलाया गया। और इस मुलाकात के दौरान इतलात ये हैं कि मरकज़ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, तरक्की, खुशहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे इक़दामात पर काम करे या इन मामलात को संजीदगी से लेगी, लेकिन मरकज़ का मुकम्मल तौर पर ताउन हासिल करने की कोशिश की जाएगी जिसके लिए एश्योर मरकज़ी क़यादत की जानिब से किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लेना है। हो सकता है कि अगला जब इजलास होगा, सरमाई इजलास पार्लियामेंट का, तो उसमें जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के हवाले से कोई बात की जाए। काम ये ज़रूर है कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो उनके करीबी बताते हैं कि वो रेजोल्यूशन जो 17 तारीख को जम्मू कश्मीर में काबीना की जानिब से पास किया गया, डिप्टी सीएम उनके साथ थे, बाकी 4 वज़रा उनके साथ थे, वो वज़ीर आज़म को सौंप दिया गया है। ये एक तरफ की बात। उमर अब्दुल्ला का दौरा ख़त्म होने के बाद अब ये मुलाकातों का सिलसिला या जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मसरूफियात पोलिटिकली हैं, आज वो श्रीनगर पहुँच जाएंगे। इधर मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी के अलावा जब मुलाकातों का सिलसिला था तो वज़ीर दिफा के साथ था, दाखिला वज़ीर के साथ था, वज़ीर आज़म के साथ था, लेकिन इसी दौरान एक बयान मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की तरफ से भी आया जो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अगर तरक्की के एजेंडे पर काम करती है तो ताउन करने के लिए मरकजी हुकूमत 100% तैयार है। लेकिन 2 बातें उन्होंने फिर से क्लियर कर दी हैं। एक वो मामला जो क्रॉस LOC ट्रेड है, जो तिजारत भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पार आर पार होती रही है, अरबों रुपए की तिजारत, उस पर बीजेपी क्लियर है, उनके मुताबिक कोई बात नहीं होगी। ये बयान उस वक्त आया जब मरकजी क़यादत के साथ दिल्ली में उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला मुलाकातें कर रहे थे और जी किशन रेड्डी ने यह वजाहत कर दी कि मरकजी हुकूमत का इस मामले पर मौक़िफ़ क्या है।
दहशतगर्दी, तिजारत, मुज़ाकरात, ये सब बातें एक साथ नहीं चलती। ये अलग बात है कि 14, 15 और 16 तारीख को पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान चंद ही मिनट के लिए लेकिन गुफ्तो शनीद या बातचीत या एक टेबल पर एक मेज पर बैठे हुए देखा गया SCO के इजलास में। उस दौरान इस तरह के बयानात आए हैं। दूसरी बात कि दफा 370 के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। जिस चीज को लेकर पार्टी अटल है, बीजेपी के मुताबिक वो इस मामले पर कभी भी बात नहीं करेगी। और वो मामला जिस पर PDP और कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से आवाजें उठती रही कि पाकिस्तान के साथ तिजारत लाइन ऑफ कंट्रोल से फिर से शुरू की जाए, जो काफी मुद्दत से बंद पड़ी है, जिसको तकरीबन 10 से 10.5 साल का अरसा बीत गया है, फौरी तौर से इस पर काम होना चाहिए। उस पर उन्होंने क्लियर कहा कि मरकज का एक मौक़िफ़ है, वाज़ेह मौक़िफ़ है, क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात जम्मू कश्मीर के अंदर रोनमा हो रहे हैं तो उस वक्त क्रॉस LOC ट्रेड हो, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। साथ साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर 370 वाले पर बात करती है और कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होती है, तो बीजेपी इन मामलात पर उनके मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को अब तक जिससे झेलना पड़ा है, उन्होंने कहा कि आज के वक्त में अगर उमर अब्दुल्ला एजेंडा उनका डेवलपमेंट का है तो तेलंगाना जहां से मैं बिलोंग करता हूं उससे ज्यादा काम और बेहतर काम करने और ताउन करने के लिए वो आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ तैयार है। और इंतखाबी नताइज आने के बाद जो तवक्कुआत दोनों सूबों को है, दोनों खित्तों के अवाम को है, यकसा तरक्की और हुकूक की बहाली या हुकूक फराहम हो, इस ताल्लुक से बात की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है तो बात आपके सामने कांग्रेस पार्टी की भी रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो उनकी कारकर्दगी रही असेंबली इंतखाबात में, उस हवाले से जायज़ा जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है वो उस हवाले से जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के असेंबली इंतखाबात में जो कारकर्दगी रही उस हवाले से जल्द ही रिपोर्ट जो है वो आला क़यादत को पेश की जाएगी। जम्मू में आला इख्तियारती कमेटी का पहला इजलास था, उस हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो मरकज़ी क़यादत को पेश की जाएगी। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, खासकर कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, पेदर पे हमले हो रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद इस पर हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए ताकि इस तरह के हमले जो है उनको रोका जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमले हो रहे हैं इनकी तहकीकात भी जरूरी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा कांग्रेस की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, आला इख्तियारती कमेटी। मकसद ये था कि इंतखाबात में जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। सूबा जम्मू के अंदर जहां सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया और टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर या क़यादत पर सवालात उठे कि फीडबैक कैसा मरकज़ को दिया गया, कौन से चेहरे थे। कुछ लोग जो DPAP छोड़कर जो बहुत पहले कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद वाले ग्रुप में चले गए थे, फिर वापस आए, फिर उनको टिकट्स अचानक से देना, उस चीज़ को लेकर हमने देखा कि पार्टी में एक तरह का ग्रुपिज़म भी सामने आया था, ये देखा गया था। उसके बाद इस चीज़ पर तहकीकात करने के लिए मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके कमेटी के सरबराह के तौर पर रविंद्र कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दी गई और जो कांग्रेस के तर्जुमान आला हैं, अब जाकर इस कमेटी को, जिसे 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अगले 20 दिनों के अंदर कहा गया कि काम तो शुरू हो चुका है, डिटेल सामने आएंगी, वजाहत की जाएगी, रिपोर्ट मरकजी क़यादत को जाएगी और बताया जाएगा कि क्या वजूहात रही जिन जिन इलाकों में जहां पार्टी ने वोट अच्छा लिया, चेहरे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने इस ताल्लुक से चंद सवालात तारिक हमीद कर्रा से पूछे, जो खुद एक रुकन असेंबली हैं, शालटेंक श्रीनगर से जीत कर आए और पार्टी के सरबराह भी हैं और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कश्मीर के मुकाबले जम्मू की जब बात है तो पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। रिपोर्ट के बाद ये भी यकीन दिलाया गया कि जो ज़रूरी कार्रवाई होगी वो क़यादत की जानिब से की जाएगी और टारगेट किलिंग्स पर भी एक सवाल का जवाब दिया। के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला और जम्मू से खास तौर पर जहाँ पे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को निकालते हुए जो है वो नजर आए, किस तरीके से इसको देख रहे हैं?
नहीं, आपने कहा कि ख़ास तौर से जम्मू से कश्मीर में हमने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हमारा स्ट्राइक रेट जो है कश्मीर में बहुत अच्छा रहा। अलबत्ता जम्मू में जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी, इवन लोगों को भी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए। उसकी क्या वजूहात हैं उसको टटोलने की ज़रूरत है, जिसके वास्ते हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर की है और आज भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिस वक्त इलेक्शन और रिज़ल्ट्स के दरमियान में मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने अपने जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उनसे जब बात की तो एक चीज़ उभर के आई, उस अगर आपको उस वक्त याद होगा तो हमने कहा था कि एक कॉमन सी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पोलिंग से 3 दिन पहले यहाँ पे जो नाके थे, वो पुलिस की तरफ से जो नाके लगाए गए थे वो अचानक गायब हो गए 3 दिन पहले, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो गया फ्री फ्लो ऑफ लिकर, फ्री फ्लो ऑफ मनी। और शिकायतें तो उस वक्त ये भी आई थी कि कई जगहों पे पुलिस की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हुई और कई जगहों पे एम्बुलेंसेज भी इस्तेमाल हुई। तो इन सब चीज़ों को लेके एक ये फैक्टर सामने जो तब आया था और आज उसका नतीजा सामने आया, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन टू सम पर्टिकुलर पार्टी। हैविंग सेड सो, मैं ये नहीं कहता कि वही एक रीज़न हो सकता है। हमारा जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्ट या अपना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कोई शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो ज़रूर रही होंगी। उन सबको ही देखने के लिए हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं मैंडेट देने में वो चूकी है? जो मैंडेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी कि टिकट जो बांटी गई है, क्या टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलती है कांग्रेस पार्टी की? ये बातें जो इस वक्त सामने आ रही हैं टिकट्स के बारे में, वो भी इस कमेटी को दिया गया है परव्यू कि वो इस सब के ऊपर भी बात करें। चाहे जिनको टिकट मिली वो हारे, क्या वजूहात हैं, एक तो वो उन्होंने देखना है, और जिनको नहीं टिकट मिली वो भी अपनी बात सामने रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वर्कर्स, ग्राउंड पे वर्कर्स जो हैं, ग्रास रूट के वर्कर्स जो हैं, उनकी अगर कोई शिकायतें हैं वो भी उन्होंने एग्जामिन करनी है। अगले 20 दिन के अंदर रिपोर्ट कांग्रेस की इस कमेटी की जानिब से तैयार की जाएगी। सिचुएशन क्या रही, किन इलाकों के अंदर क्यों शिकस्त हुई, इन चीज़ों को एग्जामिन कमेटी की जानिब से रिपोर्ट के जरिए तस्दीक की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो मुतअद्दिद मकामात पर आग की वारदातें और सरमा के दौरान या सरमा से कबल ही ये सिलसिला हमने माजी में भी देखा है। वादी कश्मीर के अंदर अमलाक का, जंगलात का या फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसान से गुजरना पड़ा है। इस बार भी इसी तरह के वाक़यात रुनमा हुए हैं और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अलग अलग मकामात पर नुकसान की इतलात हैं। रिपोर्ट मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और बात आग वारदात के हवाले से करेंगे, क्योंकि जिस तरह से खुश्क मौसम चल रहा है और खुश्क मौसम के बीच आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। और यह आग वारदातें अब जंगलात में भी रोनमा हुई है और सब सोने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि वांगत जंगलात में भी आग की होलनाक वारदात सामने आई है। साथ ही साथ वस्ती कश्मीर से लेकर जुनूबी कश्मीर में भी आग वारदात से नुकसान की इतलात सामने आ रही है। देर रात में भी कई एक जगहों पर, कई एक जंगलात में आग की वारदात जो है वो सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा जंगल आग की लपेट में है। और शायद ये वांगत की तस्वीरें हैं, ये वांगत गांदरबल की वस्ती कश्मीर की तस्वीर। और जो हम तक इतलात पहुंची हैं कि गुज़श्ता 10 दिनों से इस इलाके के अंदर आग लगी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग पर काबू कैसे पाया जाए समझ से बाहर इस वक्त चीज़ें हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने ये डुक्सुम कोकरनाग की तस्वीर है। इस इलाके के अंदर रात देर गए आग लगी और कल बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स इसी तरह के हमने दिन में भी देखे थे। रात के 11:30 के आसपास डुक्सुम अनंतनाग के अंदर भी कोकरनाग का ये जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर भी भयानक आतिशज़दगी के जो तस्वीर हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास पहले चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं गांदरबल से। सलीम, पहली तस्वीर जो हम देख रहे हैं, मजीद ज़रा उसकी वजाहत कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? एक वसी इलाका जंगलात का जो आग की लपेट में है। देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो ये आग का वारदात है, ये जो कंगन इलाका है, सब डिवीजन कंगन में गंगबल का ट्रैक है मचकनी वांगत जहाँ पे है गंगबल ट्रैक, एक खूबसूरत जंगलाती इलाका है। और पिछले 7-8 दिन से वहाँ के लोकल लोग जो ये बोलते हैं कि कंटिन्यूसली वहाँ पे आग की वारदात जारी है। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, आग की वारदात ये तो जंगल में हो भी सकती है, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके पास कोई पॉलिसी या कोई उनके पास कोई लाही अमल नहीं है कि आग को किस तरह बुझाएंगे। 1 दिन 2 दिन तो आग की वारदात हो सकती है, लेकिन अभी 6-7 दिन से आग जब इतनी फैल जाती है कि अब ये भी लोकल कहते हैं कि दूसरे पड़ाव पे, दूसरे वाले इलाके में आग जा रही है। अगर इतने अभी गांदरबल जिले में अगर बात करेंगे 260 मुलाजिम जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बरतरफ किया गया था पिछले 7 महीने से, आपने देखा वो किस तरह प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी फॉरेस्ट के पास इतने मुलाजिम हैं, अगर दो यहाँ पे सिंध डिवीजन जो है सबसे बड़ा डिवीजन है, अगर इसके लिए किसी और रेंज से इनको मंगाने पड़ते थे मुलाजिम ताकि ये जो आग की एक बड़ी 7 दिन से आग चल रही है उस पर काबू पाए। लेकिन जब तक पूरे जंगल को नुकसान पहुंचता है तब तक बात बहुत बड़ी हुई होती है। अगर आम इंसान के लिए इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि आप अगर जंगल से कुछ लाओगे तो आपके खिलाफ FIR लगेगा या कोई चीज स्ट्रिक्ट कानून है, लेकिन अगर 8 दिन से 6 दिन से आग चल रही है वहाँ पे मचकनी वांगत में, गंगबल का ट्रैक है, इसीलिए तो गंगबल मशहूर है कि वहाँ पे इतना अच्छा जंगलात है, वहाँ पे इतना अच्छा खूबसूरती है अल्लाह ताला ने जो पैदा की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पिछले 7 दिन से अगर ये आग चल रही है, फॉरेस्ट डिवीजन को कोई लाही अमल नहीं है कि इस आग को किस तरह काबू पाए। और ये भी कहने के ये जो वीडियो है ये कल शाम का वीडियो है। लोकल यही कहते हैं कि जो कंसर्न वहाँ पे जो है फॉरेस्ट गार्ड 10 या 12 उनके हद से उनके बस की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे मुलाजिम या बहुत सारे, इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि दूसरे रेंज से या दूसरे डिवीजन से भी आप मुलाजिम को मंगा सकते हो। एक बड़ा कंसर्न है ये, 1 हफ्ते से वहां पे आग लगी हुई है, पूरा जंगल आग की लपेट में है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो कहां तक ये आग फैली जाएगी और क्या इंसानी जिंदगी को भी इससे खतरा है? बिल्कुल जरूर, यही मैं कहता हूं कि अगर आप आम लोगों के लिए सख्त तरीन कवानीन है तो आम जो ये मुलाजिम है बड़े बड़े तनख्वाह भी लेते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, गवर्नमेंट आमला को अपने इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इस आग पे काबू पाए। अभी देखो 7 दिन से अगर ये आग चल रही है, कोई लाहे अमल नहीं, कोई ये नहीं है कि वहां पे कोई सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे, वहां पे कोई ये नहीं कि आप फॉरेस्ट गार्डों के आप जंगल हवाल करोगे या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को आप जंगल हवाला करोगे, उनके बस की बात नहीं है कि इसको आग को बुझाना। अभी 7 दिन से कितना नुकसान हुआ होगा। ये मचकनी इलाका है, बड़ा खूबसूरत है,
क्योंकि मैंने भी इसको एक बार विजिट किया था कि जब गंगबल गए थे। लेकिन जब इन चीजों को कश्मीर में नुकसान पहुंचेगा तो जिम्मेवार कौन है? जब पॉलिसी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये नहीं है कि आपको किसी डिवीजन से मुलाजिम को बुलाओ, या यहाँ पे 2 रेंज है, सिंध रेंज है, मानसबल रेंज है, तो सारे मुलाजिमों को अगर एक साथ फिलहाल आप हाथ दोगे से तो बाहर जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी तस्वीर भी आपने देखी, ये दुक्सुम कोकरनाग की है, अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन दोनों जगहों पर आग बेकाबू हुई है। और सलीम भी बता रहे थे कि 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ईजी एक्सेस भी नहीं है, लेकिन अमला जो शायद इतने बड़े इलाके पर कैसे काबू पाएगा, ये अथॉरिटीज़ को इस पर जवाब देना भी होगा। फिलहाल अव्वलीन तरजीहात में ये शामिल हो कि नुकसान से बचा जाए। अब बात ज़रा बिजली के हवाले से, एक नया स्केड्यूल सामने आया है और इस नए स्केड्यूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीर वादी के शुमाली और जुनूबी या वस्ती इलाकों के अंदर मुतअद्दिद मकामात में आइंदा 1 हफ्ते में अलग अलग दिनों में बिजली सप्लाई ज़हूर मुतासिर रहने बिल्कुल, वाली। ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर जो नया शेड्यूल है वो जारी किया है। और क्योंकि कई एक जगहों पर दरख्त की कटाई होनी है, इस हवाले से बिजली मुतासिर हो सकती है। KPDCL की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और लाइनों के करीब दरख्तों की कटाई होनी है, इस हवाले से ये फैसला लिया गया है और ये शेड्यूल इसी हवाले से तरतीब दिया गया है। इनमें कई एक इलाके हैं, खासकर शुमाली कश्मीर का बूनियार का इलाका है, नौशेरा है, हचीपोरा है, पहलगाम, खुतमुरा, अशमुकाम, जनूबी कश्मीर के भी कई इलाके हैं, नागम, DH-पोरा, कुलगाम के कई इलाके हैं जहां पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिजली की सप्लाई कुछ एक घंटों के लिए मुतासर हो सकता है, क्योंकि कई एक जगहों पर एक तो मरम्मती काम है और साथ ही साथ कई एक जगहों पर जो दरख्त है उनकी या जो शाख है उनकी कटाई होनी है। इस हवाले से ये नया शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है और आने वाले दिनों में आपको खासकर अक्टूबर 26 और अक्टूबर 29 को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कई इलाकों में बिजली जो है वो मुतासिर हो सकती है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा श्रीनगर चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नया शेड्यूल जारी हुआ है, इस हवाले से बताइएगा कि कौन कौन इलाके हैं जहां पर बिजली मुतासिर हो सकती है। जी बिल्कुल ज़हूर, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का ऐलान किया है ताकि बिजली की लाइनों के करीब दरख्तों की शाखें काटी जा सके और दीगर मरम्मत की जा सके। और इस हवाले से चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL के मुताबिक कई इलाकों में 33 kV लाइनों को बंद किया जाएगा, जिससे बिजली की सप्लाई मुतासिर होगी। और बिजली की जो बंदिश है उसकी तफसीलात उन्होंने इस तरह से जारी की है। हाजीपुरा में 26 और 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। ग्रेसर, रोहमा, चकलू, सिडकू और एग्रीगेशन एरिया जो कि रफियाबाद, बारामूला इलाके हैं, वहाँ पे भी 3 नवंबर 2024 सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी तरीके से उरी के इलाके नौशेरा और बोलियार में 30 अक्टूबर 2024 सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। चंदूसा, श्वर्नस, मलपुरा और गाटमुला इलाके जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के ही है, 31 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक वहां पे भी बिजली बंद रहेगी। इसी तरीके से हंदवारा और चोगल में 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। पहलगाम, हटमरा, अशमुकाम और इसके मुल्हिका इलाकों में 28 और 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहने का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से साउथ कश्मीर के इलाके हैं जारीपुरा, बेहीबाग और इसके जो करीबी इलाके हैं, 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वहां पे भी बिजली बंद रहने का ऐलान किया गया है। देवसर, केलम और इसके जो आसपास के इलाके हैं, 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी तरीके से अगर चाडूरा की बात करें, नागम, DH-पुरा और इसके जो मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ पे भी 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। कोलगाम टाउन और इसके आसपास इलाकों में 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। काईमू, रेडवनी और इसके जो मुल्हिका इलाके हैं, 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वहां पे भी बिजली को बंद करने का ऐलान किया गया है। और इसी तरीके से काजीगुंड,
वीर बाजार और इसके जो करीबी इलाके हैं, इर्द गिर्द के इलाके हैं, 27 अक्टूबर 2024 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वहां पे भी केपीडीसीएल की तरफ से बिजली बंद करने का ऐलान किया गया है। और केपीडीसीएल ने मुतल्लिका इलाकों के रिहायशियों को हिदायत की है कि वो इन इलाकों में आरजी बिजली बंदिश के लिए तैयार रहें और अपने मामूलात को इसी हिसाब से तरतीब दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बिजली का नया स्केड्यूल आपके सामने आया है, जिन जिन इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई जिन जिन दिनों में और जो वक्त मुकर्रर किया गया है बंद रहेगी या सप्लाई मुतासिर होने वाली है, उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने मुकम्मल तौर पर इमरान नाइक को रख रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ शिल्पा भी ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। बात ज़रा उन अफराद की जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मसाइल से गुजर रहे हैं, परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जिस्मानी तौर ख़ास हैं या माजूर अफराद कह लीजिए, डिसेबल ऐसे लोग जिनके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने चंद बरस कबल या चंद माह कबल एक फ़ैसला लिया कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में इन तमाम लोगों के लिए डिसेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या जो पुनर्वास केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन आज साल 2024 के 10वें महीने के इख्ताम तक जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए वो जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मराकज़ बनाने थे, वो जो केंद्र बनाने थे, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अभी तक नहीं बने हैं। कोई भी ज़िला जम्मू सूबे का, कोई भी ज़िला कश्मीर सूबे का जहां से ये तफसीलात नहीं हैं कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई की गई हो। और इस सिलसिले में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक जब उनसे जवाब लिया गया तो बताते हैं कि एक तजवीज़ या जो एक प्रपोजल था वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को भेजा गया है, वहाँ से जवाब आना बाकी है। और अगर जब ये 1.5 साल या 2 साल का अरसा बीत गया है, माजूर अफराद के लिए या जो विकलांग लोग हैं उन तमाम लोगों को अगर आज के वक्त में इन मराकज़ के ज़रिए फ़ायदा ना पहुँचने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, उनको किसी भी तरीके से सरकार की जो मुआवनत है, मुख्तलिफ स्कीमें हैं, उनका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। 13 मार्च का दिन था साल 2023 जब मरकज़ी सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर में भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए हर ज़िले के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा, DDRCs बनाए जाएंगे। 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फौरी तौर से काम शुरू करने के लिए इक़दामात शुरू किए गए। लेकिन आज जब अक्टूबर के एंडिंग में हम तहकीक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 1.5 साल का अरसा बीत जाने के बाद सरकार ने इस तरह की कोई काम नहीं किया है। और डिपार्टमेंट के अंदर जो अंदरूनी सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला है कि इसमें जवाब अभी तक मिनिस्ट्री का आना बाकी है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, और क्या डिटेल्स आपके पास हैं? क्या केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी इस स्कीम को दिखाई जाएगी तभी काम होगा, या कुछ और टेक्निकल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से काम अभी लटका पड़ा है जम्मू कश्मीर के तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए मार्च 13 2023 की बात करें तो करीबन अब 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, क्योंकि 2024 अब खत्म होने वाला है। और ये कहा गया था मार्च 13 2023 को कि ये डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 जिला में जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो नहीं बनाए गए हैं। और जो मिनिस्ट्री से यानी कि जो स्कीम जिसके तहत जो है वो इन विकलांग लोगों को बेनिफिट होना था वो अभी तक जो है वो वंचित है। देखिए जिस प्रकार से रीजंस की आपने भी साफ तौर पर कहा, रीजन की अगर बात करें तो जब भी डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर से बातचीत होती है अधिकारी से तो उनका ये कहना होता है कि मिनिस्ट्री को प्रपोजल तो दे दिया है लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस उनके द्वारा नहीं मिला है और अभी इंतजार किया जा रहा है रिस्पांस का। सबसे पहले अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो अगर देखिए ये सेंटर इन 20 जिला में बनाए जाते हैं तो इन विकलांग लोगों को यानी कि PWDS श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें ये बेनिफिट होगा। सबसे पहले ये सेंटर जो है वो उन लोगों का डेटा इकट्ठा करता है, सर्वे करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि कितने लोग हैं, कहां रहते हैं, वो पूरा सर्वे किया जाता है, एक डेटा तैयार किया जाता है। उसके बाद विकलांग लोगों को बस पासेस मिलते हैं, एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इनके पास होता है। बैंक लोन जो है ये प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो बैंक लोन इनको दिया जाता है ताकि ये जो है वो इंडिपेंडेंट बन सके। साथ ही साथ जिस प्रकार से ये एक जो संगठन है जो इन लोगों की मदद करता है उसका डेटा भी जो है वो रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं इन विकलांग लोगों के लिए। तो देखिए इन सब चीजों से ये विकलांग लोग जो है वो अभी भी वंचित है। तो कारण यही बताया जा रहा है कि रीजन यही है कि मिनिस्ट्री को जो है प्रपोजल दिया गया लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए DDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो कि 20 जिला में जो है वो बनाए जाने हैं, ये अंडर रहेंगे
रहेंगे, यानी कि सुपरविजन जो है, देखरेख जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की देखरेख में रहेंगे। साथ ही साथ इनमें कई और डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, पंचायती राज, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, नोडल ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रेपुटेड एनजीओ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जो बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि निगरानी रखेंगे। तो देखिए अभी लोकेशन भी देखने को है, अभी जो है यानी कि अस्पताल के नजदीक जो है वो लोकेशंस भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक यहाँ पे जो है वो चीज देखी जा रही है कि लोकेशंस भी अभी देखनी है, लेकिन जो मेन कारण यही है कि अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला है और अभी भी डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो इंतजार कर रहा है कि रिस्पॉन्स मिले, आंसर मिले, तो इन 20 जिला में जो है वो ये सेंटर जो है वो बनाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। अभी इंतजार करना होगा उन तमाम लोगों को जो अलग अलग जगहों पर इंतजार कर रहे थे कि ये सेंटर्स बनेंगे और सरकार की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं या मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है उससे फ़ायदा मिल सके। लेकिन बात अब ज़रा कुछ कौमी ख़बरों की, और उसके बाद उन लोगों के लिए भी एक बात ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा और बेतहाशा फ़ोन्स का इस्तेमाल होने लगा है, हर गुजरते दिन के साथ स्कैम की खबरें या साइबर फ्रॉड्स की खबरें काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं। इस हवाले से भी तफसीलात हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले बात ज़रा CJI के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का एक नया नाम सामने आया है जो अब तक अहम तरीन बेंचेस में अपना कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। नए चीफ जस्टिस मुल्क को के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना जो कि जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब से कुछ दिनों के बाद 11 तारीख को चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी मुल्क के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना संभाल लेंगे। 11 नवंबर 2024 को उन्होंने अगले चीफ जस्टिस के तौर पर या मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी है। और मौजूदा वक्त में DY चंद्रचूड़ जिन्होंने कुछ दिनों के बाद रिटायर होना है, सब दोष हो जाएंगे। और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो कि 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लेंगे। और ये वही जस्टिस संजीव खन्ना है जो उस 5 जजों की आईनी बेंच में भी शामिल थे जिसने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक फैसला सुनाया। आर्टिकल 370 के मुतालिक जो बड़ा फैसला आया था उस बेंच में भी ये शामिल थे। बिल्कुल नया चीफ जस्टिस मिला है और जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो अब सबकदोश होने वाला है। आपको बता दें कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उन्होंने 8 नवंबर 2022 को ये चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था, लेकिन अब उनकी जगह जस्टिस खन्ना आ रहे हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है। और जो नए चीफ जस्टिस है वो 11 नवंबर को हल्फ लेंगे और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस ओहदे से सबकदोश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात और एक फैसले की आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि आधार कार्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड तारीख पैदाइशी का सरकारी सबूत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से साफ कर दिया गया है कि आधार कार्ड तारीख पैदाइश का कोई सरकारी सबूत नहीं है। इस हवाले से जस्टिस संजय करवाल और अजल बुयान की बेंच ने सर्वज और दीगर की पंजाब और हरियाणा कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील तस्लीम कर ली जिसमें आधार कार्ड में दर्ज तारीख पैदाइश की बुनियाद पर सड़क हादसे में मौत के लिए उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को कम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुतवफ़ी की उम्र तय करने के हुक्म को बरकरार रखा और बेंच ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के जारी करदा सर्कुलर का हवाला दिया। इसके साथ एक कानूनी शक का भी जिक्र किया गया जिसमें स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट को तारीखी पैदाइश का दुरुस्त सबूत करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UIDAI ने 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ारत की तरफ से 20 दिसंबर 2018 को जारी करदा दफ्तरी मेमोरेंडम के हवाले से कहा कि शनाख्त कायम करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तारीख पैदाइश का सबूत नहीं है। ये साफ कर दिया गया है कि ये तारीखी पैदाइश का सबूत आधार कार्ड नहीं है। बेंच ने कहा कि दारुल खिता दिल्ली 2024 केस में दिल्ली कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने UIDAI के जरिए दिया गया एक बयान में रिकॉर्ड किया आधार कार्ड को तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट को कानूनी शनाख्त दी गई है। इस सिलसिले में
जुवाइनल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2015 की सेक्शन 94 की ज़िली दफ़ा 2 का हवाला दिया गया। मौजूदा अपील केस में आधार कार्ड पर मुतवफ़ी की तारीख पैदाइश 1 जनवरी 1969 दर्ज है। अपील कुनंदगान ने उसके स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट का हवाला दिया, जिसमें उसकी तारीख पैदाइश 7 अक्टूबर 1970 दर्ज थी। दीगर बुनियादों के साथ उनकी अर्जी को कबूल करते हुए बेंच ने 8% की शरह सूद के साथ मुआवजे की रकम 9,22,336 रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी। तो कुल मिलाकर आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि आधार कार्ड तारीख पैदाइश का सबूत नहीं है। आपकी जेब में वो आधार कार्ड जो आपके बैंक खातों तक एक्सेस इजीली दिलाता है, आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है। अगर आपकी तफसीलात सिर्फ या जो आधार कार्ड के ऊपर लिखा गया जो 15-16 डिजिट्स का नंबर है वो डाल दिया जाए तो आपकी मुकम्मल तफसीलात, आपकी शनाख्त, पहचान, आपका इलाका या जो आपका एड्रेस है वो सब निकल आएगा। लेकिन जब आप इसको एक सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि आपकी जेब में कार्ड की हैसियत से और शनाख्त के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या है उसके लिए आधार कार्ड चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड के अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनकी कानूनी हैसियत है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक रिप्लेसमेंट भी इशारों में बताई गई कि किसी स्कूल से आप ट्रांसफ़र होते हैं जिसको आप टीसी कहते हैं, या फिर किसी इदारे की सर्टिफिकेट होती है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा अहमियत उसकी हो जाती है आधार कार्ड के मुकाबले। लेकिन आधार कार्ड सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की हैसियत से आपके पास होगा, ना कि आपके पास सरकारी सबूत के तौर पर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो आधार कार्ड वालों के लिए इतला थी। अब जरा बात उन लोगों की भी करते हैं जिनके पास मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स हैं लेकिन साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर एक सिलसिला हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से लूटते हुए देखा, या फिर कई लोग ऐसे जो बाद में कहते हैं कि मैंने ये चीज़ या ये सारी तफसीलात जो वो शेयर कर दी, मुश्किल में मैं फंस चुका हूँ। यह सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन दिनों जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के लिंक्स या तो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या फेसबुक साइट से पहुंचाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैंक की आपकी KYC करें, बसूरत दीगर आपको मुश्किलात होंगी। एक क्लिक पर आपके बैंक खातों से पैसे काटे जा रहे हैं। और ये सिलसिला इन दिनों भी चल रहा है जब हम आपको स्टूडियो से बैठकर अपडेट कर रहे हैं। और साइबर फ्रॉड में कई लोगों के इन दिनों फंसने की इतलात मौसूल हो रही हैं। कई लोगों ने हमसे फ़ोन पर भी रब्ता किया, मैसेजेस किए, कई लिंक्स हम तक पहुंचे कि फर्जी या जाली लिंक शेयर किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अपने बैंक अकाउंट्स की KYC करवा लें, शायद आपके लिए मुश्किलात होंगी। इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं और पुलिस ने ये जो पोस्ट शेयर हो रही हैं कहा कि इनको इज्तनाब किया जाए कि ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के या शहरियों तक ना पहुंचे, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ एक क्लिक पर फंसाया जा रहा है। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, पुलिस की जानिब से वार्निंग भी दी गई है, लेकिन ये इन दिनों जो हम देख रहे हैं एक फर्जी सिस्टम चला है, कभी बैंक का, कभी आधार कार्ड अपडेट, कभी KYC। इस साइबर फ्रॉड के एक नए सिलसिले के बीच पुलिस वार्निंग्स अपनी जगह, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं जिसको पुलिस ने टच करने की कोशिश किया है, ज़रा उस पर मजीद रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज से रात 12 बजे तक भी कई लोगों के मैसेजेस आए और बता रहे हैं कि एक लिंक भी सर्कुलेट हो रहा है जिस पे कहा जा रहा है कि सिर्फ क्लिक करें, इस पर आपका बैंक खाता या जो आपका KYC है वो ज़रूरी है ताकि आपके बैंक खाते की डिटेल्स बाद में कहीं मर्ज या फिर ख़त्म ना हो जाएं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। देखिए आसिफ साहब, जहां तक सबसे पहले मैं साइबर को लेकर बात करूंगा, ये एक वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो साइबर क्राइम के साथ जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर नजर रखता है। नो डाउट अबाउट इट कि कश्मीर में भी साइबर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मगर जिस तरीके से इस वक्त कश्मीर को लेकर मैं बात करूं, कई सारे ऐसे हैकर्स हैं जिन्होंने नई नई वेबसाइट्स, नई नई ऑनलाइन पोर्टल्स या कह सकते हैं कुछ ऐसी लिंक्स फ्रॉड तैयार की हैं जिससे वो इजीली लोगों तक पहुंच जाती है और उसके बाद यहाँ ठन गोपाल उनके अकाउंट का हो जाता है। आजकल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर चल रहा है, अब एक नई चीज मार्केट में है जिससे टेलीग्राम के लोग से नाम से लोग जानते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप वीडियो कॉलिंग या चैट वगैरह ये सारी चीजें एज इट इज जैसे कि हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, मगर आजकल टेलीग्राम पे कुछ ऐसी लिंक्स आ रही हैं
जिससे खास तौर पर जिसके पास वो लिंक पहुंच जाती है, जो ही वो उस पर लैंड अप होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एक वेबसाइट पे पहुंच जाता है जहां पर उसको कई सारी चीजें मैनिपुलेटेड मिलती है, जो अश्लील होती है, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें वो बाद में मुलवस्त हो जाता है। उसके बाद लैंड अप होने के बाद वो क्या कर लेते हैं, उसको फंसा लेते हैं, जो ग्रुप होता है उन्हें फंसा लेते हैं, और उसके बाद पैसों की एक भरपूर डिमांड करते हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे, अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे, अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो हम आपके इस वीडियो को पूरे मार्केट में फैला देंगे, यानी सोशल मीडिया के जरिए फैला देंगे, ग्रुप्स के जरिए फैला देंगे, फिर आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तो इस चीज को लेकर जो है डेफिनेटली जो क्लाइंट होता है वो डर जाता है, क्योंकि वो अपनी इज्जत के हवाले से बात करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसके बाद वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात है कि KYCC के हवाले से जो लोन की बात आपने की है, उस पर भी एक लिंक चल रहा है। वो लिंक आजकल इजीली आपके SMS पर, आपके अलग अलग एप्लीकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि एक फ्रॉड एक्टिविटी है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि इन मामलों को लेकर जिस तरीके से आप स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट दिमाग का भी इस्तेमाल करें, सोच के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि हैकर्स की डिमांड मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर अब कश्मीर में तक पहुंच चुकी है, और कश्मीर में स्मार्टफोन्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, और उनको पता चला है कि अब लोग यहाँ ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो KYCC के चक्कर में कहीं आप उस चक्कर में ना चले जाएं, जिसमें हमने देखा कईयों के अकाउंट जो है बैलेंस 0 तक पहुंच गया और बाद में वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये मामला, इस मामले को हैंडल करने के लिए साइबर डिपार्टमेंट को भी एक्टिव रहना है, क्राइम के साथ साथ क्राइम को रोकना है, मगर उससे पहले हमें अपने स्मार्टफोन की एक्टिविटी पर काफी कंट्रोल रखना है, प्राइवेसी को कंट्रोल करना है, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है, और कोशिश करनी है कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर यूट्यूब के जरिए या किसी भी एप्लीकेशन के जरिए इन फ्रॉड एक्टिविटीज के बारे में अवेयर, गुलिस्तान न्यूज तो अवेयर कर ही रहा है, साइबर क्राइम तो काम कर ही रहा है, मगर टेलीग्राम से बचिए, फ्रॉड एक्टिविटीज से बचिए, लॉटरी से बचिए, और KYCC का जो चक्कर है आजकल, अगर आपको KYCC लोन चाहिए या इसके लिए आप डायरेक्ट बैंक पर जाइए, पूरी तरह से इत्तला लीजिए, और उसके बाद कनेक्ट रहिए, मगर एप्लीकेशंस के जरिए, लिंक्स के जरिए इन सारी चक्करों में ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोन के चक्कर में आपका सारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए, और उसके बाद शुक्रिया इरफान फाजिल तफसीलात फराहम करने के लिए। ओवरऑल 100 बात की एक बात कि जो लिंक्स आपके पास पहुंच रहे हैं कि आप इन पर क्लिक करें और अपनी KYC अपडेट करें, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ लिंक पर क्लिक करने से आप कितना नुकसान उठाएंगे इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। एक एक करके जो लोग कॉल करेंगे वो भी ज़रूर इस ताल्लुक से अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो बताइएगा, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। अब चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आखिरी 5 से 6 मिनट है, आपकी कॉल्स का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मोबाइल पर जब आप हमसे बात करेंगे तो टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, डिस्ट्रिक्ट डोडा से नियाज़म मीर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन। जी बताएं जनाब। जो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारी पार्टीज ने रखा था, NC वगैरह ने भी रखा था, तो कि डिसेबल्स की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। 3000 बीजेपी ने किया था, 5000 NC हमारी गवर्नमेंट लेटेस्ट जो आ गई है उसने किया था। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ये सर, जरा इनसे जानकारी कभी पोर्टल पे लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा गया है अमल दरामद एक एक करके होगा, हमें भी ये उम्मीद है। फिलहाल तो कोई इसको लेकर हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुई हैं मीटिंग कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के साथ। कहां पर क्या काम होगा ये इंतजार हमें अगली मीटिंग का भी करना होगा काबीना की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम आशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक पी नंबर सब दुआ अल्लाह तक सोफी सब जनाब जी तुंद वसादत से पावर से कटोमेंट बिजली मुलाजिम क्या करान पत्मे रेतन जनाब तार शेरान या बाकी जवाब दिया तो चे खुदा करने अल्लाह ताला थे वार वत बे जनाब यम सात जनाब वह होतन वंद शुरू ग मशीदन ग जीवन चीनी कह चीज गवर्नमेंट कर मुतल क्या कर कुछ फैसला कर जनाब यह वुचतो मेहरबानी कर बे जनाब वन मे रात यह कह जनाब यह मुजाहिद मंजिल यह करतो बहाल अमिस शान रफ्त करतो बहाल मेहरबानी कर ताकि लुकन ग आराम तो ये तरह जनाब फिक्र करो जनाब बे कर हेल्पलाइन जारी तारी MLA क्या प्रॉब्लम है इलाका। बहुत शुक्रिया जी, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है। और आज पासपोर्ट वेरिफिकेशंस के लिए और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के अंदर ग्रीवेंस सेल कायम कर दिया है। होप्स हो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तर्ज पर काम करे। सूफी साहब ने कल भी अपील की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार से। नेक्स्ट कॉलर। हेलो
नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मैं राजेंद्र जपटी नगरोड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं राजेंद्र जी। सर ऐसा है कि हमारा जो यहाँ पर जो जपटी टाउनशिप बना है उनकी बुरी हालत हो रही है फ्लैटों की। अच्छा। उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है सर। दूसरी बात है जो यहाँ पर दुकानें बने उनकी खासा हालत होगी, दुकानों की भी, उनको भी अभी तक रिलीफ डिपार्टमेंट ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं की। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने के लिए। कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक, जिम्मेदारान तक, अथॉरिटीज़ तक आपकी बहुत बात इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंची है। होप्स हो कि इस हवाले से भी जो माइग्रेंट्स हैं या बाकी लोग जो इन फ्लैट्स में रहते हैं, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो पहले दिन से कह रही है हम सीरियस हैं सारे इश्यूज़ को लेकर और दोनों प्रोविंसेस में तरजीहात में बुनियादी मसाइल हैं, तो इस पर तवज्जो ज़रूर दें। आपकी बात ज़रूर अथॉरिटीज़ तक पहुँची है और जितना मुमकिन हो सकेगा मज़ीद हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी अपनी बात कीजिए। जी ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था सर, इसमें क्या अभी ये जो ड्रेन वगैरह जो लिंक रोड इसका ब्लैक टॉपिंग करना क्या ये जरूरी नहीं है? ये तो मुझे लग रहा है कि G20 तक ही महदूद रखा गया, उन्हीं दिनों थोड़ा सा काम किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। लिंक रोड की हालत बड़ी खराब है सिटी में और जो ड्रेन नहीं है उससे पानी थोड़ी सी बारिश होके पानी बढ़ जाता है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ज़रूर जो नई हुकूमत है वो इस हवाले से इकदाम उठाएगी कि स्मार्ट सिटी के तहत कहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और कहाँ पे काम रुका पड़ा हुआ है, उस हवाले से उम्मीद करेंगे हम भी कि वो इकदाम उठाएंगे। और एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? हम समरबुक से हैं जी। जी सुबह चलता है ना वो गुड मॉर्निंग जी। हो चलान सुबह सलाम जे की। हाँ सलाम जे की। सलाम जे के वनियो तथ पे असल प्रोग्राम मगर तमिज गज खखराय आसान कत समझ। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। शायद ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग को लेकर बात कर रहे हैं जीके और गुलिस्तान न्यूज़ पर, वो एक साथ चलता है, तो चूँकि हिंदी प्रोग्राम होता है कुछ लोगों को शायद समझने में मुश्किलात आई हूँ। बहरहाल कोशिश रहती है कि दोनों लैंग्वेजेस में और जितना आसान हो सके तमाम लोगों के लिए बात आसान तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर पाए, बात कर पाएँ। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? जी थोड़ा जोर से बोलिएगा और जल्दी बात करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आशिफ साहब जी। हजरत शुपियन पे जी बताएं। तो हमारा बहुत कई सालों से हमारा मसला है कि अगर शोपियान डिस्ट्रिक्ट ने पिछले साल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक एजाज भी हासिल किया है, वो इसी सेब पे लिया है। मगर हम जो किसान हैं यहाँ के, हमारे जो बागों को जो रास्ता जाता है वो ठीक ही नहीं है किसी तरह से। तो आप देख लीजिए कि हमें कितना पैसा लगता है उसमें, और माल जब हम घर लेते हैं, मंडियों में लेते हैं, गाड़ी हमारे बागों तक नहीं आती है। तो हमने कई दफा ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मसला उठाया है, मगर पता नहीं कि क्या बदकिस्मती है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे जो पहले तो यही सोचना था, जब हमारे बागों को जब रास्ता ही नहीं है तो किसान क्या करेगा। तो वहां से जो हमें वो पेटियां जो लोड करनी है हमें सड़क पे लाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें परेशानी होती है कि किस तरह लाते हैं, उसमें कितना लेबर हमें लगता है। तो अगर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी अपना नाम कमाया है हमारे सेब ने, तो इस पे क्यों नहीं तवज्जो दी जाती है? हमारे किसान जो है क्यों परेशान बहुत शुक्रिया जी। हम रिजल्ट्स अगर अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काम भी उससे पहले होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी बात ज़रूर मुतलका हुकाम तक प्रोग्राम के जरिए पहुंची है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं बशीर अहमद याद श्रीनगर से। जी बशीर साहब बताएं। जी अभी ये सर्दी बहरान तो नेचुरली होगा ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिजली के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत पहले, आज से करीबन 30 साल पहले भी, ज्यादा 30 से ज्यादा ही हो गया है, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जंगल बचाओ, कश्मीरियों को बिजली सस्ती दे दो मगर जंगल बचाओ। बिल्कुल। तो उस टाइम ये लाए, 1-2 पावर हाउस बन गए मगर वो भी किसी काम के नहीं है। अच्छी पॉलिसी पीडीसी की नहीं है। ये क्या पॉलिसी आगे कर रहे हैं, 70 साल से सुवंग दिखाया है, वही आगे भी दिखाएंगे। मरकज सरकार इंटरेस्ट था, एनएचपीसी ने कुछ खा गए कुछ पावर हाउस, मगर इनकी बेवकूफी की वजह से। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। वो नहीं वो तो खाते। पुराने पावर हाउस अभी तक ठीक नहीं हुए। हम इसी प्रोग्राम में 1 दर्जन के करीब रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं। बाकी सरकार ने मुफ्त बिजली और बाकी कामकाज या बिल्स कम से कम आए, वो सारा एक प्लान तो तरतीब दिया है, लेकिन हमारे हाथ भी लगेगा तभी को हम कुछ बता पाएंगे। इस सवाल का जवाब बहरहाल उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने देना है। अब वो कैसे काम करेंगे, अभी शुरुआत है, यहाँ से आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है कम से कम 5-6 महीनों के बाद पता चलेगा। और ये विंटर भी एक तरह से इम्तिहान गवर्नमेंट के लिए होगा, अथॉरिटीज़ के लिए होगा कि कैसे प्लान बनेगा। लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है। लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे है। हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया, लाइन ड्रॉप हुई है। 9:58, 10 बजने वाले वक्त छोटे से ब्रेक का। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप तमाम लोगों के कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते के दिन नई सुबह का आगाज़ होगा, लेकिन ये प्रोग्रामों का सिलसिला या जो खबरें होती हैं, तज्जिया और तबसरा और आपकी बात सुनना, ये प्रोग्राम्स का हिस्सा रहता है। इसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप सबके फीडबैक के लिए, हमारे साथ के लिए, और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी साथ देते हैं टीवी के अलावा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए।